अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपकी निसाबी किताब यानी आपके मज़मून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी या आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊँगी। देखते हैं आप उस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा उन्वान क्या है। बच्चों, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपको ड्रम बजाता हुआ एक आदमी नज़र आ रहा है, कुछ आपको पेपर दिख रहा है, बादशाह का महल दिख रहा है। ये सब पुराने ज़माने की तस्वीर है जहाँ पर पैगाम पहुँचाने के लिए इन वसीलों का साथ दिया जाता था या इन वसीलों का जो इस्तेमाल किया जाता था। क्यों, ये आप आगे चल के पता करेंगे। लेकिन आप मालूमात के लिए मैं ये बता दूं कि अगर हमें पुराने ज़माने में अगर हमें कोई भी बात किसी से कहनी है तो हमें इस तरीके से हम बुलाकर लोगों को अपनी बातें पहुंचाते थे। या फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रिया था कबूतर के ज़रिए हम अपनी जो बातें हैं उनको उनके पैरों में बांधकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे। और ये कबूतर जो थे ना, वो बहुत अच्छे से ट्रेन होते थे और उनको जगह पता होती थी कि इनको कहाँ भेजा जाए। इस ज़रिए से हम अपनी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो बहुत मखसूस और ख़ास बात है, या एक जगह का जो राजा है या बादशाह है, उसको अगर दूसरी जगह वो बात अपनी पहुंचानी है या कुछ बहुत ज़रूरी बात पहुंचानी है और वो आदमियों के ज़रिए या उनके वज़ीरों के ज़रिए नहीं पहुंचा सकता, तो इस तरीके से परिंदों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख के शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इंग्लिश में लिखा जा रहा है लेकिन कुछ तहरीर की जा रही है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें अलग अलग तरह के जो हम टेलीफोन कहते हैं वो ईजाद हुए ताकि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। साइंस ने और तरक्की की, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, एंड्रॉयड मोबाइल्स फ़ोन आ गए। अब तो तरक्की इतनी हो गई है कि हम अपनी बातों को एक सेकेंड में ईमेल के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। शायद मेरे ख्याल से आप लोग ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरी जो आज का टॉपिक जो उन्वान है वो क्या है। लिखावट, तहरीर, जो बहुत ज़रूरी है। हम अपनी दिल की बात को तहरीर में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से ढाल सकते हैं। एक तहरीर, एक राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने दिल की बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, खुतूत के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। बच्चों, शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरा उन्वान क्या है। मेरा उन्वान शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे स्कूल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का उन्वान है ख़त नवीसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़त को किस तरीके से लिखा जाता है। ख़त तो सभी को लिखना आता है, लेकिन एक मुकम्मल ख़त, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन कौन से नुकात पर ध्यान देना है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं कि ख़त की तारीफ़ क्या है। तारीफ़ और मफ़हूम यानी तारीफ़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तहरीर, लकीर, निशान वगैरह। ख़त से मुराद हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता है। तहरीरी राब्ता मतलब एक दूसरे के साथ जो राइटिंग का जो कन्वर्सेशन होता है वो है। और गालिब ने तो ये तक कह दिया है कि ख़त जो है वह निस्फ यानी आधी मुलाकात है। हम क्यों कहते हैं ये आधी मुलाकात है? क्योंकि जब हम जिसके लिए ख़त लिख रहे हैं, जिसको ख़त लिख रहे हैं, उसमें हम अपने एहसासात को तहरीरी यानी राइटिंग के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो सामने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो है वो ख़त की आधी मुलाकात है। हम ख़त की डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये अरबी ज़बान का तो लफ्ज़ है जिसके मायने लकीर या रास्ता है, और आम तौर पर ख़त से मुराद वो तहरीर यानी राइटिंग वर्क जिसमें कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी अदारों को बतौर राब्ता अरसाल करता है यानी
पहुंचाता है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि खत जो है एक ऐसे इंसान को लिखा जाता है जो उस वक्त हाजिर नहीं होता, मौजूद नहीं होता। इंसान अपनी किसी ज़रूरत से चाहे वो ज़ाती हो या कौमी खत लिखता है। मैं इसके मतलब आपको आगे चल के बताऊंगी। ये बात यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि इंसान ने जब से लिखना पढ़ने का सिलसिला कायम किया होगा, उस ज़माने से ही खत का जो है रिवाज कायम हुआ होगा। ख़त लिखने के लिए बहुत सी बातों का पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको अगर ख़त को दिलचस्प बनाना है तो उसकी जो ज़बान है, उसका जो लिखावट है, जो आप लिखने वाले हैं, वो बिल्कुल आसान और सादी होनी चाहिए। और जो कुछ भी लिखा जाए उसको बेतकल्लुफ़ी और फितरी अंदाज से तसलसल के साथ बयान करना चाहिए। यानी तसलसल हम लोग कह सकते हैं एक के बाद एक, आगे शुरुआत, फिर उसके बाद कुछ, फिर हमारी बात, नहीं, एक तसलसल के साथ होना चाहिए। और ख़त लिखते वक्त सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़त तवील ना हो। तवील यानी लंबा नहीं होना चाहिए। ख़त बेकैफ और गैर दिलचस्प बन जाता है। अगर ख़त बहुत ज़्यादा तवील होगा तो क्या होता है कि वो दम, अरे जाने दो, क्या कुछ मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, इस तरह की फीलिंग्स हो जाती है। और ख़त को जब आप लिखें तो उसमें जो आपके जुमले हैं वो छोटे छोटे होना चाहिए और ज़्यादा उसमें फ़िजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ है उतनी बातें लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि तवील नहीं होना चाहिए, तो जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो उसमें ना लिखी जाए। और जो लिखावट हो वो बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। काट कर फिर लिख कर इस तरीके से नहीं, खुशखत जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो है वो जुमले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तरतीब देना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, ख़त की जो है वो दो किस्में होती हैं। एक होता है रस्मी ख़त और एक होता है गैर रस्मी ख़त। आइए मैं आपको इसके मतलब बता दूं। रस्मी ख़त मिसाल के तौर पे, जैसे आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यानी गैर रस्मी ख़त रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को लिखा जाता है, जिसमें हम अपने दोस्त कह सकते हैं, छोटा भाई कह सकते हैं, बड़ा भाई कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, हमारे रिश्तेदार कह सकते हैं, हमारे वालिदैन को कह सकते हैं, हमारे जो है दादा दादा नानी नाना, किसी भी जो शख्स को अगर हम लोग ख़त लिखते हैं तो वो कहलाता है गैर रस्मी ख़त। और रस्मी ख़त मिसाल के तौर पे किसी टीचर, किसी पुलिस इंस्पेक्टर, किसी लीडर, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो, जो भी हो, उसको जो ख़त लिखा जाता है उसे कहा जाता है रस्मी ख़त। यानी अरीज़ा, दरख्वास्त, कारोबारी ख़त, इस तरीके के जो ख़त होते हैं वो कहलाते हैं रस्मी ख़त। अक्सर जो है वो आप लोग आपकी क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को ख़त लिखते हैं कि हमें इतनी से इतने दिन की छुट्टी चाहिए, हमें ये ज़रूरी काम है, या हम गाँव जा रहे हैं, या हमारा ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो आप लोग ख़त लिखते हैं वो कहलाता है रस्मी ख़त। आइए हम गैर रस्मी ख़त का खाका, नमूना, उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तारीख वो आएगी, उसके बाद में अलकाब व आदाब। अलकाब, जैसे अगर आप अपने गैर रस्मी ख़त है, आप अपने वालिदैन को लिख रहे हैं, या छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को लिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखते हैं, मेरे प्यारे अब्बू जान या मेरी प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम, मेरे छोटे भाई अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाता है अलकाब व आदाब। फिर जो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़, नफ्स मज़मून, यानी जो बीच का हिस्सा होता है, जिसमें तमहीद, मौजू की मुख्तसरन तफसील, इख्तितामी नुकात। तमहीद, इंट्रोडक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अपने वालिदैन को लिख रहे हैं तो मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करती या करता हूँ कि आप भी खैरियत से होगी, ये हमारी तमहीद हो गई। मौजू की मुख्तसरन तफसील, अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है बच्चों वो है मुख्तसरन तफसील। यानी हमें तफसील भी लिखना है, डिटेल में भी लिखना है, लेकिन वो मुख्तसर होनी चाहिए। यानी जो हमारा मेन है, जिस वजह से हम किसी को ख़त लिख रहे हैं, वो
मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन मुख्तसर में आप डिटेल में आपकी बात उसमें आ जानी चाहिए। और इख्तितामी नुकात में दुआ करती हूँ कि आप ठीक से होंगे। खुदा हाफिज़। खत जल्दी लिखना। इस तरीके की जो आखिरी के जो अल्फाज या जुमले होते हैं वो इख्तितामी नुकात कहलाते हैं। उसके बाद में आपको मकतूब निगार का नाम, यानी आप ख़त लिख रहे हैं तो आपका नाम आएगा। बहुत सी जगह पर जो है वो बच्चे अलिफ बे ते लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग ABC लिखते हैं, उसी तरीके से उर्दू में आप लोग अलिफ बे ते लिख सकते हैं। और उसके बाद में छोटे आपका पता, पूरा घर का डिटेल एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा सा पता लिखना रहता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब आप इंग्लिश या हिंदी मराठी में लेटर लिखते हैं तो आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उर्दू में आप लोगों को राइट हैंड साइड से ही शुरुआत करनी है। ये तो हमने गैर रस्मी ख़त का एक खाका, एक नमूना देख लिया कि जिसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कुछ पहला पैराग्राफ यानी जो तमहीद है उसके मैंने यहाँ नुकात लिखे हैं, आप चाहे तो वो ध्यान दे सकते हैं। जैसे मकतूब अलैह की खैरियत, अपनी खैरियत, घर के हालात, ख़त मिला, अपनी मसरूफियत, छोटे छोटे बातों में आप लोग लिख सकते हैं। मकतूब अलैह यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसकी खैरियत पूछेंगे आप खैरियत से होंगे, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। घर के हालात, घर में सब ठीक है, छोटा सा जुमला, अम्मी ये करे, अब्बा ये करे, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ लिखेंगे घर में सब, घर के हालात अच्छे हैं या घर में सब खुश हैं। अपनी मसरूफियात अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। या इसके अलावा ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुदा के फजल करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बखैरियत होंगे, ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसकी जगह आप ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे या खैरियत चाहती हूँ। या आखिर में बहुत से लोग इस तरीके से भी जुमला इस्तेमाल करते हैं, घर में सब कैसे हैं, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अच्छी हों। यानी इस तरीके का जुमला जो है वो आप लोग तमहीद में गैर रस्मी ख़त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं रस्मी ख़त का खाका यानी नमूना। रस्मी ख़त में भी शुरुआत हम राइट हैंड साइड से ही करेंगे, जिसमें सबसे पहले तारीख आएगी, जैसे उसमें लिखा था वैसे ही आपको यहाँ तारीख लिखनी है। उसके बाद में मकतूब अलैह यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये रस्मी ख़त है। अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे या हमारी प्रिंसिपल साहिबा, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद उनका ओहदा, अब वो प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, या अगर आप क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो ऊपर टीचर का नाम और उसका नीचे उसका ओहदा। किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो ऑफिसर का नाम और उसका ओहदा, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद पता, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका पता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जब शुरुआत में लिखेंगे गैर रस्मी ख़त में तो आपको पता जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका लिखना है। उसके बाद में फिर हमारा वही मकसद, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रस्मी ख़त में, मकसद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। हम क्यों ख़त लिख रहे हैं वो आपको इन शॉर्ट वहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रिंसिपल को ख़त लिख रहे हैं तो मकसद में आप क्या लिखेंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, भाई की शादी है या अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई इसलिए छुट्टी चाहिए। इस तरीके से इन शॉर्ट आपको मकसद लिखना है, जो आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट में लिखते हो। उसके बाद में हमारा वही आ जाएगा ख़त का मज़मून यानी तमहीद, मौजू की मुख्तसरन तफसील और तजवीज़। यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे तजवीज़, यानी आपको जो है आपका मशवरा भी देना है। अगर आपको लगता है आप किसी को ख़त लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को ख़त लिख रहे हैं या पुलिस इंस्पेक्टर को ख़त लिख रहे हैं या किसी बुक स्टॉल के लिए ख़त लिख रहे हैं, तो आपको आखिर में तजवीज़ भी देनी है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इतना मुझे पहुंचा दीजिए। अगर आपने 4 बुक्स आपने कहा है लेकिन आपके पास सिर्फ 2 है तो आप 2 भी, मतलब तजवीज़ देना है, अपना कुछ राय मशवरा देना है। उसके बाद में आपको जो है वो आपका नाम लिखना है, जो मकतूब निगार कहलाता है, यानी ख़त लिखने वाला आपका नाम लिखना है और आपका पता लिखना है। तो दोनों जो ख़त है अगर आप गौर करेंगे, गैर रस्मी ख़त और रस्मी ख़त में जो एक फ़र्क है वो आता है मकसद का और मकतूब अलैह का नाम का। मकसद ज़रूरी होता है रस्मी ख़त में ताकि जब ख़त पढ़े वो तो उसको समझ में आए कि आप लोग ने जो है वो क्यों ख़त लिखा है उसको। चलो बच्चों, एक हम ख़त लिख लेते हैं आज।
اور خط کا جو ہے سوال ہے وہ اس طریقے سے ہے، آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھنا ہے اور اسے ڈینگو سے بچنے کی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت دینا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو سوال ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ رسمی ہے یا غیر رسمی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر لکھا چھوٹے بھائی، چھوٹے بھائی مطلب یہ ہو گیا ہمارا غیر رسمی خط۔ خط کا سوال پڑھنے کے بعد میں آپ کو فوراً اپنے دماغ میں ایک رف اسکیچ، ایک رف خاکہ تیار کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا لکھیں گے۔ چھوٹے بھائی کو لکھنا ہے تو آپ کو دماغ یا تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے دور ہے یا آپ کے بھائی سے دور ہیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہو جائے، فرسٹ یہ ہو جائے گا، سیکنڈ تھنگ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کو بتانا ہے کہ ڈینگو سے کیسے بچا جائے، بچنے کی تدابیر یعنی کس طریقے سے ڈینگو سے بچا جا سکتا ہے وہ اس کو بتانا ہے، اس کو ہدایت دینا ہے۔ تو چلیے بچوں خط لکھنے کی شروعات کرتے ہیں ہم۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے تاریخ، تو آپ جو تاریخ کو خط لکھ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جیسے 19 اگست 2020، یا پھر آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ اب خط کس کو کہا جا رہا ہے؟ بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، تو میں نے یہاں پہ القاب و آداب میں کیا لکھ دیا؟ پیارے بھائی السلام علیکم، یہ آ گیا ہمارا۔ اب اس کے بعد ہمیں اسے مقصد تو لکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا غیر رسمی خط ہے، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے، جو ہمارا کنٹینٹ ہے، جو ہم کو ہمارا جو خط ہے اس کی ہم شروعات کریں گے۔ میں نے یہاں پہ لکھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ جسے میں نے تمہید کہا تھا، تو خدا کے فضل کرم سے میں یہاں خیریت سے ہوں اور خدا سے امید کرتی یا کرتا۔ اب آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کو کیا لکھنا ہے۔ تم وہاں خیریت سے ہوگے، دیر سے خط لکھنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں آج ایک پروگرام تھا، ڈینگو سے بچیے اور بچائیے۔ پروگرام میں ہمیں ڈینگو سے بچنے کی تدابیر بتائی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان باتوں پر دھیان دو، اس لیے اس خط کے ساتھ کچھ تصاویر بھیج رہا ہوں تاکہ تم بھی ڈینگو سے بچنے کی تدابیر پر عمل کرو۔ بھائی اپنا خیال رکھنا، دوسروں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کہنا۔ خدا حافظ۔ اور آخر میں تمہاری بہن یا بھائی جو بھی ہے، آپ کا نام میں نے یہاں پہ الف ب جیم لکھا ہے اور چھوٹے سے اس میں نے ایڈریس لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کس طریقے سے مختصراً بٹ تفصیل میں نے اپنی بات کہہ دی، یعنی جو میرا ٹاپک تھا کہ مجھے اپنے بھائی کو ڈینگو سے بتانا ہے، تو میں نے ڈینگو کے بارے میں نہیں کہا کہ ڈینگو سے ایسا ہوتا ہے، یہ تو خط کافی طویل ہو جاتا۔ میں نے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کر لیا کہ میں نے تصویر بھیجی ہے، تم اس تصویر کو دیکھ کر جو ہے اس تدابیر پر، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو بھی کہنا۔ تو اس طریقے سے آپ خط لکھ کر جو ہے وہ اپنے جذبات جو ہے وہ دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ میرا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ بچوں خط لکھنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ہم خط کے ذریعے کسی بھی انسان، یعنی جس کو ہم خط لکھنے رہے ہیں، اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اس مزہ کی کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے۔ خط لکھتے وقت ہم اس بات کا دھیان بھی دیتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کنٹینٹ لکھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا جس کو لکھ رہے ہیں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ہم اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو تحریر کر رہے ہیں، ہماری تحریر میں جو چھپے ہوئے جذبات ہیں، جو غم ہے، جو تکلیف ہے، جو خوشی ہے، وہ آسانی سے جو ہے وہ سامنے والے تک پہنچ جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔